हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंप्लीट करा, देन आफ्टर दैट मैग्नेटोस्टैट्स को कंप्लीट करा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स को कंप्लीट करा। देन आफ्टर दैट आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हमें समझना होगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आए कैसे हैं। सबसे पहले हमने देखा चार्ज एक स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ जिससे रिलेट करना आसान होगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास चार्ज रेस्ट पे था, चार्ज रेस्ट पे था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करी। जब चार्ज रेस्ट पे था इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए हमने कैपेसिटर की स्टडी करी। एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमने कैपेसिटर चैप्टर की स्टडी करी। देन आफ्टर दैट हमने चार्ज को मूव करा दिया, चार्ज को मूव करा दिया तो फिर हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करी, करंट और इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करी। देन आफ्टर दैट अब जब करंट मूव करा, जब करंट मूव करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगी। हमने फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करी। देन मैग्नेटिक फील्ड के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाद प्रॉपर्टीज, जिसमें मैग्नेटाइजेशन, यूनिफॉर्म, डाई, पैरा, फेरो, इन सब के बारे में स्टडी करी। देन आफ्टर दैट हमने ये देखा कि जब करंट मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जब करंट को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराएं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स को मूव कराएं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ज को मूव कराया तो उससे इलेक्ट्रिक, चार्ज रेस्ट पे था तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी। फिर हमने चार्ज को मूव करा तो उससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी आया। करंट को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड आई। अब मैग्नेटिक फील्ड, सो हमें एक आइडिया लगा कि जब करंट को मूव कराने से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है? क्या मैग्नेट को हम मूव कराएं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती? इसी सब फिनोमेना को स्टडी करेंगे हम आज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है, जिसमें हम आज बेसिक चीजें समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, और इसके बाद धीरे धीरे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल को समझेंगे, फिर मोशनल ईएमएफ को समझेंगे। मोशनल ईएमएफ में फिर हम मूविंग रॉड में जाएंगे, फिर रोटेटिंग डिस्क पे जाएंगे। देन आफ्टर दैट सेल्फ इंडक्शन, फिर एडी करंट भी समझेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन सबको भी हम डिटेल में समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को। सबसे पहले जो मैं बेसिक आइडिया दूं उसमें देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। So whenever the magnetic flux linked with the conductor changes with time, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट इंड्यूस होता है कंडक्टर में। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज होता है। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर लूप में या फिर करंट कैरिंग कोयल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस करंट कैरिंग लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएमएफ बोलते हैं या फिर करंट इंड्यूस इन अ कॉइल बोलते हैं। आई होप कि बेसिक आइडिया समझ आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर करंट इंड्यूस होता है किसी कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग लूप में, और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें देखते हैं, जैसे ये तुम्हारे पास सर्कुलर कॉइल है। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा इसको हम समझेंगे, और ये क्यों हो रहा है इसको भी समझेंगे, जिसको हम पहले तो हम फैराडेज लॉ से समझेंगे कि जो
फ्लक्स के चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद डायरेक्शन का जो करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस हुआ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम समझेंगे लेंज लॉ से। सो ये हमारा एक ओवरव्यू पिक्चर हो जाएगा। सो अब इसमें हम सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम से देखते हैं, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है इस कॉइल में, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको हम लेंज लॉ में समझेंगे। बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। अब इसको हम करंट को इंड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसको मेजर कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर से। सो व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सो करंट इंड्यूस होता है कॉइल में। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिक्वायर्ड, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है। एक तो सबसे पहला पॉइंट, ये कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर वगैरह चलाकर ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सब बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स, सो प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स, ये बेसिस है ट्रांसफॉर्मर्स का। जैसे हमने देखा हो ना कि गांव वगैरह में हम ट्रांसफॉर्मर लगा रखे होते हैं, क्योंकि कई बार बिजली जो इलेक्ट्रिक पावर आती है कम आती है, बट हम ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जिससे हमें सही लाइट मिलती रहे। जिससे अगर जैसे हमारे पास लाइट की मींस पावर की यूनिट कम है, तो वो ट्रांसफॉर्मर पावर को बढ़ा देता है। चार्जिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स, जो चार्जिंग सिस्टम होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना यूज करते हैं। वायरलेस चार्जिंग एंड इंडक्शन हीटिंग, सो वायरलेस चार्जिंग और इंडक्शन हीटिंग में भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हम देखें मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। अगर हम इसको और फिजिकली समझने की कोशिश करें, फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन्स, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो हम कहते हैं कि जैसे करंट को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। सो जैसे करंट को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसी प्रकार अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इट प्रूव्स दैट, इससे हमें क्या प्रूव मिला, इट प्रूव्स दैट electricity can produce magnetism, so electricity can produce magnetism and magnetism can also produce electricity। so ये एक दूसरे के कन्वर्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिज्म को, और मैग्नेटिज्म ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरकनेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दिस कॉन्सेप्ट बिकम द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो ये हमारा फाउंडेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चैप्टर का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यही हमारे इस चैप्टर का मेन कोर आइडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, इट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन द सिमिलर वे, वही सेम कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, दैट इज बी डिफाइंड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। The number of magnetic field lines passing through a closed surface, that is be defined by magnetic flux। कि कितनी मैग्नेटिक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करा था कि किसी की क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम डिफाइन करे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। उसी प्रकार कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं किसी क्लोज सरफेस, उसको हम डिफाइन करें मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज defined as
फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए वेक्टर, फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए वेक्टर। और हमें पता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सो हम ऐसे वी डॉट ए को लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। वेयर हम बोल सकते हैं बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया ऑफ द लूप, थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस से ऑलवेज, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। सो इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, इसी को हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स से। इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर, ऐसा यूनिट वेबर। सो हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, क्या केस होते हैं मैं बताता हूं। एक तो हमारे पास एक केस ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर पैरेलल हो, और दूसरा केस और होता है, अब इसमें केस देखते हैं दोनों के फ्लक्स फाइंड करने के। जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम हो, मींस ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी ए। नाउ अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस जा रही है और इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा केस सेकंड हो जाएगा। सो इसमें एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें फ्लक्स हमारा बी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो इसमें फ्लक्स हमारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स मैक्सिमम, इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स मिनिमम। और थर्ड केस और जो कि हम डिस्कस करते हैं वही केस, केस थर्ड, केस थर्ड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स हमारा मिनिमम आएगा, जिसमें cos 180 माइनस 180, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ए, बी ए, बी ए। सो ये इसके तीन केस हो जाएंगे। वेबर की बी की यूनिट हमें पता है टेस्ला होती है, या फिर इसको एक और यूनिट लिखते हैं इसकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स की यूनिट तो हमें पता है वेबर होती है। अब अगला टास्क है, हम कितने तरीके से फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, वे टू कैलकुलेट चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ऐसा तो नहीं हो कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करने से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूस करंट आ रहा था। अब हमारे पास और भी तरीके थे, और अब एरिया को चेंज करें तो भी हमारे पास फ्लक्स आ इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था, अगर एंगल को भी चेंज करें तब भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था, और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी चेंज करें
तब भी हमारे पास ईएमएफ आ रहा था, बट नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर पाना डिफिकल्ट टास्क होता है। बट 4 तरीके से हम फ्लक्स को ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज। सबसे पहला केस हमारे पास, केस फर्स्ट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स आ सकता है। दूसरा है चेंजिंग एरिया, अगर एरिया को भी चेंज करेंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स आ सकता है। केस थर्ड, जिसमें चेंजिंग एंगल, अगर एंगल को चेंज करेंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स आ सकता है। नाउ अगर हम फैराडेज का फर्स्ट लॉ की बात करें, सो फैराडेज फर्स्ट लॉ, अब जो हम समझ रहे हैं कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आ रहा है, अब उस ईएमएफ को वैल्यू क्या होगी और कैसे होगा और कितनी होगी, उसको फैराडेज लॉ ने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब हम वही समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा और कैसे फ्लक्स के साथ रिलेटेड है, इसको फैराडेज ने समझाया। सो फैराडेज ने अपने 2 लॉ दिए थे। इसमें फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the conductor changes and EMF is induced in it। So Faraday's first law क्या बोलता है कि किसी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर लूप में, तो उसमें EMF इंड्यूस होगा। So whenever magnetic flux linked with the conductor changes and EMF is induced in it, ये फैराडेज ने फर्स्ट लॉ दिया था। नाउ फैराडेज का सेकंड लॉ क्या था, फैराडेज सेकंड लॉ क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ में क्या बताया, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी ईएमएफ के। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। सो देयरफॉर वी डिफाइन ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। फॉर अगर हम एन कोइल्स की बात करें, सो ये ईएमएफ का फॉर्मूला क्या, जो ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाय dt, E is equal to n d phi by dt। नाउ अगर हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। फ्लक्स हमारे लिए होता है, फ्लक्स हमें पता है b n b a cos थीटा, और अगर हमें फ्लक्स ईएमएफ फाइंड करना है, सो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, dy by dt। हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, n b a into cos theta। Now here you see, now I can differentiate this thing। So सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, पहले n a cos theta को कांस्टेंट रखा, dv by dt। नाउ सेकंड केस में n a b को कांस्टेंट रखा और हमने डिफरेंशिएट एंगल को चेंज करा, तो ये साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। थर्ड केस में हमने एरिया को चेंज करा, एन बी कॉस थीटा डी ए बाय कॉस थीटा डी ए बाय डी टी। फोर्थ केस में हमारे पास क्या है, बी ए कॉस थीटा डी एन बाय डी टी। बट ये फोर्थ केस बहुत डिफिकल्ट होता है, ये जनरली बुक्स वगैरह में लिखा नहीं होता, बट फिर भी मेरे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इन 4 तरीके से हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करा, सो ये हमारे पास ईएमएफ जनरेट करने का। अब एक और चीज है, कई बार बुकों में ईएमएफ को ई से डिनोट करें और कई बार बुकों में एप्सिलॉन से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इससे कंफ्यूज ना आए, हमें मेन की पॉइंट समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और इसका हम जनरली मैग्नीट्यूड ही फाइंड करते हैं। डायरेक्शन से इसमें एक्चुअली अगर कई बुकों में देखो तो ये नेगेटिव साइन आता है। ये नेगेटिव साइन ओनली हमें डायरेक्शन बताता है, करंट का जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट, उसको हम लेंज लॉ में अच्छे से समझेंगे। सो ये तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा।
और ये नेगेटिव साइन मीन्स अभी मैं समझाऊंगा लेंज लॉ में। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल मेथड ऑफ इंडक्शन। सो ये हमें जितने भी तरीके से मैग्नेट जो ईएमएफ जनरेट हो सकता है, ये हमें सभी तरीके से बता रहा है। या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या फिर एंगल को चेंज करो, या फिर एरिया को चेंज करो, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करो। इन चारों टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। नाउ डिफरेंट केसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट केसेस में सबसे पहले हमने लिया केस फर्स्ट, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करते हैं, एरिया वेक्टर एंड एंगल इसको हमने कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट रखा। सो हमारे पास ईएमएफ क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस ए cos थीटा डी बाय डी टी। इसका एग्जाम्पल है मूविंग मैग्नेट नियर अ कॉइल। तो अगर मैग्नेट को मूव करें नियर अ कॉइल में, सो इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बनाता हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे ये तुम्हारा ये कॉइल है और ये तुम्हारा साउथ नॉर्थ पोल। कॉइल को मूव करें नियर, ये तुम्हारी मैग्नेट है। सो अगर इसको दूर या पास लेके आएंगे, सो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सो इससे ईएमएफ जनरेट होगा इस लूप में, या तो इधर या फिर इधर। सो ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। दूसरा है चेंजिंग एरिया, चेंजिंग एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल, अब एरिया को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल को कांस्टेंट रखे हुए हैं। सो इससे भी ईएमएफ आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी cos थीटा डी ए बाय डी टी। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्लाइडिंग कंडक्टिंग रोड, स्लाइडिंग कंडक्टिंग रोड। देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये तुम्हारा डायग्राम हो जाएगा। ये रजिस्टर लगा दिए, और ये रोड है। इस रोड को, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और ये रॉड मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल कांस्टेंट है, बट रॉड मूव कर रही है, तो इससे एरिया चेंज होगा, इससे एरिया चेंज होगा, तो इससे ईएमएफ आएगा। सो स्लाइडिंग कंडक्टिंग रॉड। थर्ड केस है चेंजिंग एंगल। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नाउ कांस्टेंट, नाउ थीटा चेंजेस एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया कांस्टेंट हो। सो इससे ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी। और डी थीटा बाय डी टी को हम और क्या लिख सकते हैं, एन ओमेगा लिख सकते हैं। सो बी ए ओमेगा साइन थीटा, बी ए ओमेगा साइन थीटा। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रॉड को रोटेट कराएंगे, रॉड को रोटेट कराएंगे। सो रॉड को रोटेट कराने से एंगल इनका बीच का चेंज होगा। सो एंगल चेंज होने से, एंगल चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होगा। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह यही प्रिंसिपल पे काम कर होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा लेंज लॉ है। सो लेंज लॉ, एक चीज और है, फेराडेज लॉ और लेंज लॉ को हम एक और लेक्चर में पर्टिकुलरली कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो अभी जस्ट एक रफ आइडिया ले रहा हूँ। लेंज लॉ क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट
the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. So Lenz law, what Lenz law telling that कि जो किसी भी करंट कैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से जब चेंज हो रहा होता है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ से करंट इंड्यूस होगा। सो वो करंट इंड्यूस इस तरीके से होगा कि वो जिसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है वो उसका अपोज करे, जिसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, मीन जिसने उसको प्रोड्यूस किया है वह उसी का ही विरोध कर। The direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. So इसको हम E is equal to minus n d phi b by dt, ये नेगेटिव साइन इसी वजह से आ रहा है, ये बता रहा है कि ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिशन टू चेंज इन फ्लक्स, मींस ये अपोजिशन करेगा चेंज इन फ्लक्स का। फ्लक्स किसके द्वारा चेंज हो रहा है वो उसका अपोजिशन करेगा। अगर इसको फिजिकल मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन को समझें तो सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा सो इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू डिक्रीज द इंक्रीज, मीन जो जैसे सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उस कॉइल में करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज कर सके। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा उसको इंक्रीज करने की कोशिश करे। हेंस नेचर ऑलवेज अपोज सडन चेंज, सो हमेशा नेचर अपोज करता है सडन चेंज को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं कहूं यहां मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, सो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा? सो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से देखें, सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा आना चाहिए, बट हमें इंक्रीज को अपोज करना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें जिससे ये जो इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोजिशन कर सके। तो इसका अपोज करने के लिए हमें राइट हैंड थंब का यूज करना पड़ेगा जिससे करंट का डायरेक्शन अपर आएगा, तो जो करंट का इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इन द सिमिलर वे यहां मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है सो अब इसमें करंट इस तरीके से होगा कि वो इंड्यूस ना करके उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करे। सो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए करंट के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। सो अब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो। सो ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, इसके कुछ और एग्जांपल होते हैं जैसे ये तुम्हारी मैग्नेट हो जाएगी और यहाँ लूप है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर ये इससे पास आ रही है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये ट्राई करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करे, तो करंट इस तरीके से इंड्यूस हो जिससे ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर सके। सो ये साउथ है तो ये भी साउथ बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और होती है, एक चीज और मैं बताता हूँ, नॉर्थ और साउथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे किसी पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं उसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, और अगर हम किसी पोल को अगर साउथ पोल कहते हैं तो उसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। सो ये साउथ बनेगा तभी इसका अपोजिशन कर पाएगा, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो होगा। और इसी को मैं अगर बैकवर्ड ले जाऊं तो इससे क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स डिक्रीज ना करे इसके लिए ये फिर किस तरीके से बन जाएगा, फिर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। सो नॉर्थ पोल बन जाएगा तब इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। आई होप कि लेंज लॉ को हम थोड़ा हद तक समझ पाएंगे। तो लेंज लॉ हमें बता रहा है कि जो भी चीज so direction of induced current is such that it opposes the cause producing it, means ये अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन को समझें तो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स हो जाएंगे,
इंडक्शन मोटर हो जाएंगी, वायरलेस चार्जिंग हो जाएगा, मेटल डिटेक्टर्स हो जाएंगे, मैग्नेटिक ब्रेक्स हो जाएंगे, इंडक्शन फर्नेस हो जाएगा, माइक्रोफोन्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाई इज इक्वल टू बी वी बी ए cos थीटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस डी फाइव वी बाय डी टी, और फॉर एन टर्न्स के लिए एन डी फाइव वी बाय डी टी। और फिर इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करा था, जिसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या फिर एरिया को चेंज करो, या फिर एंगल को चेंज करो। सो नाउ हम फाइनल समरी बोल सकते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो वाई वी इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, और फैराडेज लॉ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ एंड डी फाइव बी बाय डी टी। और फ्लक्स चेंज ही, अब फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं एक तो मैग्नेटिक फील्ड से, एक तो एरिया से, या फिर एंगल से। नेगेटिव साइन कम्स फ्रॉम लेंज लॉ। सो लेंज लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, सो लेंज लॉ बताता है कि जो भी उसको प्रोड्यूस कर, मींस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ट्राई टू अपोज व्हिच दे हैव प्रोड्यूस, मींस कॉज दे हैव प्रोड्यूस, मींस जिसके द्वारा ये पैदा हुआ है वह उसी का विरोध कर रहा होता है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल बेस्ड है जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर में। सो अब हम इसमें बोल सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है इंड्यूस ईएमएफ को, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है इंड्यूस ईएमएफ को, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप कि हमने अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक थिंग था, उसको बहुत अच्छे से समझा है। आई होप कि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मैं हेल्प मिल सके इस बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट की। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल को करेंगे, जिससे हमारी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।